हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 9 का इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। सारे न्यूमेरिकल्स हम वन बाय वन यहां हम सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? सवाल ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है, एक का मास m, दूसरे का मास स्मॉल m, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल d। तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। पढ़ा है ये। दिस इज अवर फर्स्ट वन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो उन्होंने सेकंड सिचुएशन ये बोला है कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाता है, मास में कोई फर्क नहीं है, मास m दूसरा मास स्मॉल m, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? हाफ। मींस पहले अगर d था तो हाफ मतलब d बाय 2। तो फोर्स में कितना फर्क आएगा? ओरिजिनली फोर्स ये था F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो चलो यहां इन दोनों के बीच में हमें नया फोर्स मिलेगा। लेट अस नेम इट एज F डैश। ओके, G इज अ कांस्टेंट, G में कोई फर्क नहीं है। मास में कोई फर्क नहीं है, कैपिटल M ही है, ये भी स्मॉल m है। अच्छा, D की जगह पे यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? D अपॉन 2 द होल स्क्वायर। देयरफॉर F डैश इज इक्वल टू G M M अपॉन D स्क्वायर बाय 4। अब ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। तो F डैश इज इक्वल टू 4 जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। बट यू ऑलरेडी नो कि जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ये किसका आंसर है? F का आंसर है, मतलब जो पहले फोर्स था। तो इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? F डैश इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? F। मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का डिस्टेंस d है और बाद में अगर डिस्टेंस को कम करके आधा किया जाता है, मतलब d बाई 2, तो जो नया फोर्स मिलेगा वो पुराने वाले फोर्स से 4 गुना होगा। तो F डैश मीन्स द न्यू सिचुएशन वाला फोर्स। ओके, तो जो F डैश होगा वो पुराना फोर्स मतलब क्या था? पहले की सिचुएशन, पुराना मतलब F, उससे कितना हो गया? 4 गुना। क्लियर है बात? लॉक किया जाए, प्लीज कॉपी इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, what is the magnitude of gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? Mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg and radius of the earth is 6.4 into 10 raised to 6 meters. Okay, चलो ध्यान देना। फिर से चलो, तो यहां मैं जीवन लिखूंगा। जीवन बोले तो मेरी भाषा में गिवन। ओके, क्या क्या गिवन? पहले क्वेश्चन समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये इंसान, ये 1 किलो का इंसान अगर अर्थ के ऊपर खड़ा है तो अर्थ और उसके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना हो? तो गिवन लेट m इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg। स्मॉल m इज मास ऑफ
object, it is 1 kg. Radius of the earth is 6.4 into 10 raised to 6 मीटर बराबर कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। टू फाइंड, क्या ढूंढना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो चलो, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, क्वेश्चन नंबर 3 इसका मैं देने जा रहा हूं, अपने अपने कान खोल के सुनना बराबर। इसको पूरी तरह से कैसे इजी वे में सॉल्व कर लेंगे वो मैं यहां बताने जा रहा हूं। चलो, तो अकॉर्डिंग टू ACC मतलब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था फॉर्मूला? F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे खड़ा होता है तो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर का हो जाएगा? रेडियस। आप अगर ऐसा बोलोगे कि अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूं तो मेरे और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना। अगर आप यहाँ पे जीरो सब, अगर आप डिस्टेंस को जीरो बोलते हो, अगर आप डिस्टेंस को जीरो बोलते हो तो डी की जगह जीरो लगेगा, तो एनीथिंग अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसका मतलब तो ये हुआ कि आपके और अर्थ के बीच में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, बट इट इज नॉट सो। ओके, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ तो जो डिस्टेंस होता है हम लेते हैं इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है बात? चलो, तो फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, चलो कहानी अब शुरू होती है, ध्यान देना। F इक्वल टू जी 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M क्या था? 6 इंटू 10 रेज टू 24 इंटू mass of object is 1 upon r square, that is 6.4 into 10 raised to 6 the whole square। अभी आप बोलोगे सर इतना सारा सॉल्व करने का, नहीं करने का ना बच्चा लोग, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। अगर आपने आपकी टेक्स्ट बुक से एक टॉपिक पढ़ा होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, पढ़ा है, तो अगर आपने वो फॉर्मूला देखा हो तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी में जी का फॉर्मूला था स्मॉल जी वॉज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा था, स्मॉल जी वॉज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर। तो ये नहीं दिख रहा है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैप स्मॉल एम, हाँ क्या ना बराबर। बट स्मॉल एम तो यहाँ पे क्या है 1 kg, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर में सिर्फ क्या बचेगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल जी की वैल्यू तो फिक्स होती है अर्थ के ऊपर, क्या वैल्यू थी स्मॉल जी की? तो जी वॉज इक्वल टू, याद करो जल्दी, कमेंट में आंसर लिख सकते हो। तो एफ इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू 1। क्यों? क्योंकि ये इसका सिंप्लीफिकेशन 9.8 ही होता है, बट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो व्हाट विल बी योर आंसर? एफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन। काम खत्म भाई, क्यों बच्चों को हैरान कर रहे थे? समझ में आया? लॉग किया जाए। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर वैल्यू चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? मास ऑफ द अर्थ चेंज होगा? नहीं होगा।
मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हो सकता है। रेडियस चेंज होगा अर्थ का, नहीं होगा। जी की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। मतलब बदलेगा तो क्या बदलेगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अर्थ के ऊपर 1 किलो का ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी जगह पे 2 किलो का हो, तो हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। अगर 3 किलो का दिया है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 किलो का दिया है तो 10 से करो। समझ में आया? पर जब तक 1 किलो का है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये होगा कि सर स्टेप्स नहीं दिखाने होंगे सॉल्व करने के। अगर आपको स्टेप्स दिखाने हैं तो उसमें जो आपने टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी किया था, उसका जो सिंप्लीफिकेशन था वो आप बता सकते हो, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये जो 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? ध्यान देना, सेम टू सेम। 6th क्वेश्चन, नॉर्मल सिचुएशन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल है एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, तो फोर्स कितना होगा? एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? चलो, फर्स्ट सिचुएशन क्या है? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया गया, मतलब ये दो में से एक का डबल, मतलब पहले m था तो अब क्या हो गया? ये 2m, दूसरा स्मॉल m ही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, तो फोर्स भी तो चेंज हो जाएगा। क्या फोर्स होगा? F डैश इज जी, m की जगह पे अब क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? 2m। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया। ये दूसरा वाला एज इट इज है, डिस्टेंस भी एज इट इज है, तो डी स्क्वायर। चलो, कॉमन क्या जाएगा? 2 बाहर ले लेते हैं, 2 जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, दिस होल वैल्यू इट इज इक्वल टू व्हाट? एफ। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो में से एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, 2 गुना हो जाएगा। तो एफ डैश दैट इज न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रीवियस और द ओरिजिनल फोर्स। समझ में आया? फर्स्ट में क्या था? डिस्टेंस को आधा किया था, बराबर। अभी यहां दो में से एक के मास को डबल कर रहे हैं, तो मास डबल करने पर फोर्स कितना हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट के मास डबल करने पर। ओके, चलो, अभी यही क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड 1 2 एंड 3 जो है उसका थर्ड वन देखना, यहां लिख देता हूं मैं, गलती मत करना। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं। पहले फर्स्ट किया, अब उसी का थर्ड कर रहा हूं। मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट नहीं, देखो, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज डबल। दोनों का मास डबल कर दिया, तो इसका 2m किया तो इसका भी क्या किया? 2m। ये स्मॉल m की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम, 2 टू जा क्या हो जाएगा? 4, बाहर ले लेंगे जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, तो फोर्स कितना चेंज हो जाएगा? 4 टाइम्स। क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट वाले में था
कि दो में से एक का मास डबल किया तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो आंसर था 2 टाइम्स। अभी इसमें पूछा है दोनों मास डबल कर देते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर? कॉपी इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लो मेरे साथ ले लो, जस्ट किडिंग। सेकंड पार्ट सॉल्व करूं। सेकंड में इंटरनली 2 क्वेश्चन, देखो। डन? जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। मतलब सेकंड का ए वाला पार्ट, सेकंड का ए क्या बोलेगा कि डिस्टेंस को डबल किया गया है, डिस्टेंस इज डबल्ड, बराबर। मतलब सिचुएशन, मास में कोई फर्क है नहीं, ये एम है, ये स्मॉल एम है, डिस्टेंस को डबल किया मतलब ये क्या जाएगा, 2d। क्लियर? देयरफॉर एफ डैश, फोर्स में क्या फर्क होगा, ये सिचुएशन का फोर्स एफ, बार बार रिपीट कर रहा हूं, नई सिचुएशन के फोर्स का नाम दिया है एफ डैश। आप चाहो तो इसको F1 और F2 भी दे सकते हो कि भाई पहले जो फोर्स था वो F1 था, बाद में चेंज करने के बाद जो फोर्स हो गया वो क्या ले देंगे, F2। चॉइस इज टू यू। चलो, G विल बी सेम, कैपिटल एम में सेम, स्मॉल एम सेम, डी की जगह क्या लिखेंगे, 2d का होल स्क्वायर, खाली d स्क्वायर नहीं लिखना, या 2d ब्रैकेट के बिना स्क्वायर कर दिया देन ऑल्सो योर आंसर विल बी रॉन्ग, 2d का होल स्क्वायर। चलो, therefore f dash is equal to g m m upon 4d square। okay, therefore f dash is equal to 1/4, इसको अलग ले लिया, ओके, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। व्हाट इज जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, एफ। तो द न्यू फोर्स एफ डैश विल बी इक्वल टू 1/4 द ओरिजिनल फोर्स। समझ में आया? फोर्स कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर पहले 40 न्यूटन का फोर्स है और आपने डिस्टेंस आधा कर दिया तो अब वो फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन डिवाइड बाय 4। सिंपल, डिस्टेंस आधा करने पर फोर्स क्या हो जाता है, डिवाइड बाय 4। मास बढ़ाते हैं, एक का मास बढ़ाया डबल किया तो फोर्स डबल हो गया, दोनों का मास डबल किया तो फोर्स 4 गुना हो गया। समझ रहे हो? चलो, इसका बी वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। डबल्ड की जगह क्या है, ट्रिपल्ड। द सिचुएशन इज इन योर हैंड। डबल की जगह मास क्या है, ट्रिपल्ड। क्या करोगे आप? हो रहा है सॉल्व? मास डबल, सॉरी डिस्टेंस डबल्ड की जगह पे ट्रिपल्ड है। देखो मेरे लिए कितना शॉर्टकट है। अभी आप सोचोगे सर અમારા માટે આવું હોય તો કેટલું સારું, રબ કરીને તમારે લખી દેવાનું। પણ સર પણ ક્યારેક 9th સ્ટાન્ડર્ડ ભણીને જ આગળ આવ્યા છે બેટા, खबर पड़ी? डायरेक्ट ऐसे इंजीनियर नहीं बने हैं हम, जलते रहते हो। चलो 3D 3D 6D नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहां भी बार बार गलती होती है। क्या लिखूं, 9, तो आंसर विल बी 1/9 इंटू एफ। प्लीज कॉपी इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12,
gravitational force on the surface of the moon is 1/6 as strong as the gravitational force on earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on moon and on earth? ऐसा बोला है 10 किलो मास है एक ऑब्जेक्ट का. मास कितना दिया है? मास इज मेजर्ड इन केजीज. बराबर. तो छोटा सा गिवन होगा. क्वेश्चन नंबर 12. मास इक्वल टू 10 kg. बराबर. मून पे और अर्थ पे दोनों का वेट कितना है? तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टू फाइंड क्या लिखेंगे? क्या ढूंढना है? वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून. क्लियर? वेट ऑन अर्थ WE इक्वल टू M इंटू जी. मास कितना है? 10. जी की वैल्यू 9.8. ये जी की वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 है. तो आंसर इज 98 न्यूटन. सिंपल. अभी पहले उन्होंने 2 लाइन में कथा समझाई कि भाई मून के ऊपर जो वेट होता है वो अर्थ का 1/6 होता है. तो गांव का हर बच्चा जानता है. अभी तो आपने थियरी पढ़ ली होगी. तो WM weight on moon is WE divided by 6. That is 98 upon 6. Answer will be something 16.33 न्यूटन. वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन. यूनिट्स का खास ध्यान रखें. यूनिट कैरीज हाफ मार्क. बराबर. आंसर सही होगा, यूनिट रॉन्ग होगा तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं. बराबर. खाली सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका यूनिट भी साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. मास 10 kg. मास तो अर्थ पे और मून पे दोनों पे सेम रहेगा. क्या चेंज होगा? वेट चेंज होगा. तो देखो वेट अर्थ के ऊपर कितना है? 98 और मून के ऊपर कितना हो जाएगा? 16.33. क्लियर? कॉपी इट डाउन. बी फास्ट अ लिटल. Next, question number 13. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises and total time it takes to return to the surface of the earth. देखो एक बॉल है. सारे एग्जाम्पल में बॉल या स्टोन ही मिलेगा आपको. ऊपर से नीचे फेंका है, नीचे से ऊपर फेंका है. बराबर. तो क्वेश्चन नंबर 13. नीचे से ऊपर फेंका गया है. बराबर. विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. तो गिवन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड. ओके. चलो, और कुछ डेटा दिया है? नहीं दिया है. सॉल्व कैसे करें? देखो, जब नीचे से आप ऊपर कोई चीज फेंकते हो या नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है तो जी की वैल्यू, जी कितना होता है? -9.8 लेते हैं. कितना लेते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड यू ऑलरेडी नो दैट जी इज इक्वल टू व्हाट? ए. तो देखो हम गिवन में ही ए इक्वल टू जी लिख देंगे. तो हमने जो 7th चैप्टर में सारे फॉर्मूला पढ़े हैं उसी को हम यूज करेंगे. हमें फॉर्मूला में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ए इज इक्वल टू व्हाट? जी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन. और दूसरा क्या चेंज आता है? हाइट. डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट. क्लियर? चलो, नीचे से ऊपर गया है. देखो कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है फिर ऊपर से नीचे आ जाती है, सभी को पता है. बट यहां जब वो ट्रांजिशन चल रहा है ऊपर पहुंच के नीचे आने का, तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम अगर हम नीचे से ऊपर तक की ही बात करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
ऊपर जाके टेम्पररी माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड ले लो, वो रुक जाएगा और फिर नीचे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड, क्या ढूंढना है, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितनी हाइट तक जाता है, मतलब हमारी भाषा में इसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस। तो s इक्वल टू h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस s और एल्स हाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड टोटल टाइम व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। तो देखो हम ऊपर जाने का टाइम निकाल लेंगे और नीचे आने का टाइम भी उतना ही रखेगा आइडियल कंडीशन, तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा या सेम नंबर से ऐड कर देना होगा, बराबर। चलो नाउ हाउ टू सिलेक्ट द फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखो कान खोल के सुन लो जरा फॉर्मूला सिलेक्शन करने की मेथड। देखो 3 फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस at है, नेक्स्ट 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बराबर, और s इक्वल टू, चलो पहले ये लिख लेते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो फॉर्मूला सिलेक्ट करने की मेथड बताऊं, वैसे वो जो मोशन के एग्जाम न्यूमेरिकल्स है उसमें मैं बता चुका हूं, पर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो आज समझ ले। आपके पास v है u है a है t, चारों चार चीजें हैं, तो ढूंढेंगे क्या, बाबा जी का ढूंढ लो, कैंसल। s ढूंढने का है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ, u है आपके पास है, t है क्वेश्चन मार्क, a है हाँ है, t है क्वेश्चन, अगर ये t और ये t तो सेम ही होगा, अगर 2 क्वेश्चन मार्क है तो फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं हो। बचा क्या, इसको चेक कर लो, a है s ढूंढने का है, v एंड u, अगर एक वेरिएबल ही मिसिंग है देन यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चॉइसेस क्लियर है कैसे फॉर्मूला सिलेक्ट किया। टू as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू s v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू माइनस 98 अपॉन 10 इंटू s इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 49 इंटू 49, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट। अभी s को अकेला करना है तो s इज इक्वल टू 49 इंटू 49, 10 कहा जाएगा, तो सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए नीचे से ऊपर और ऊपर वाला नीचे, बराबर। अगर इन दोनों के बीच में प्लस माइनस होता तो साइड चेंज होती, अगर सारा मल्टीप्लीकेशन है, अभी आप बोलोगे ये माइनस है तो सही, बट ये माइनस इंडिविजुअल है, दोनों के बीच में तो क्या है मल्टीप्लीकेशन, अपॉन 2 इंटू 98। ध्यान देना कटिंग बहुत इजी है, 49 वन जा 49 टू जा, बराबर, करना है कुछ, 2 वन जा 2 5 जा, 49 इंटू 5 इट इज 245, बराबर, अपॉन 2, तो आंसर s इज इक्वल टू 122.5 मीटर। वो पत्थर कितना ऊपर गया है, 122.5। अभी नेक्स्ट क्या ढूंढना है,
टोटल टाइम तो सिर्फ मुझे डबल कर रहा है, तो पहले मैं नीचे से पत्थर ऊपर जाने का या ऑब्जेक्ट ऊपर जाने का टाइम निकालूं। फर्स्ट फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है 0, u क्या है 49 प्लस -9.8 इंटू टी। 49 इस तरफ जाएगा तो -49 इक्वल टू -98 अपॉन 10 इंटू टी। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट। 49 इंटू 10 अपॉन 98 इक्वल टू टी। नाउ 49 1 जा 49, 2 जा 2, 1 जा 2, 5 जा। ओके, तो टाइम कितना मिला? ये पत्थर के ऑब्जेक्ट के ऊपर पहुंचने का टाइम मिला 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा। ओके, तो टोटल टाइम कितना होगा नीचे आने का? टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेकेंड्स। मतलब 10 सेकेंड में वो पत्थर या वो ऑब्जेक्ट, पत्थर था ना, बॉल था, सॉरी, पत्थर या बॉल या ऑब्जेक्ट ऊपर जाके वो नीचे आ जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? 122.5 मीटर। क्लियर है सॉल्यूशन? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और एल्स राइट इट डाउन। Next question, question number 14. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. 19.6 मीटर हाई बिल्डिंग है, ऊपर से पत्थर फेंका गया है, बराबर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जब वो टच कर रहा है, ग्राउंड को टच करने वाला हो, बाद में तो रुक ही जाएगा गिरने के बाद, बट जब वो टच करने वाला है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? लेट्स चेक इट आउट। पत्थर को नीचे फेंका है, कितनी हाइट है? 19.6 मीटर। ओके, चलो गिवन में क्या लिखेंगे? जीवन हाइट इक्वल टू 19.6 मीटर, बट हाइट हमारे लिए क्या है? डिस्टेंस। ओके, जब पत्थर को हाथ में पकड़ा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? पत्थर जब मेरे हाथ में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू g इक्वल टू, ऊपर से नीचे गिरेगा तो g की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? टू फाइंड इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। जब वो नीचे ग्राउंड को टच करने वाला है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओके, देखो ये जितना भी डेटा गिवन है उसमें आपको कहीं भी टी नजर आ रहा है तो हमारे पास 3 फॉर्मूला थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पहले दोनों फॉर्मूला में टी आता है और टी तो डेटा में गिवन नहीं है, मतलब वो दोनों फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट कैंसल। चलो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थर्ड वाला, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका भी कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, इजीली हो जाएगा। तो 2 इंटू ए की जगह पे 9.8, एस की जगह पे 19.6 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 2 जा 18 और 0.8
8 टू ज़ा 16, मतलब 18 और 1.6 को प्लस करो तो आंसर विल बी 19.6 इंटू 19.6। गलती से इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया या अपॉन में लेके कटिंग करने लगे तो कॉम्प्लेक्सिटी सम की या न्यूमेरिकल की बढ़ती जाएगी। याद रखना इन दोनों को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू वी स्क्वायर, देखो स्क्वायर जब साइड चेंज करता है तो क्या बन जाता है, रूट 19.6 इंटू 19.6। और 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि जब स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो जब दो दो की पैर बनती है तो दो का एक। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू व्हाट, 19.6 मीटर पर सेकंड। છે ને ઇઝી? ઓકે ના તો બોલો કમેન્ટ જોઈએ મને હવે આ વિડીયો પર, અને શેર નહીં કરું તો બહુ મારીશ। बराबर, लॉक किया जाए तो क्या ट्रिक थी, सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। चलो कॉपी इट डाउन। Next question, question number 15. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Taking g equal to 10 meter per second square, find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and total distance covered by the stone? पत्थरे फेंकने का ही काम किया है। बराबर, सारे क्वेश्चन पत्थरा, बॉल, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं। चल आपने तो मार्क्स મળે જાય એનાથી मतलब જો 40 ની વેલોસિટી થી ફેંક્યો છે, कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 40। तो जीवन में क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। बराबर, g क्या लेने को बोला उन्होंने, तो हमारी भाषा में a इक्वल टू जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर उन्होंने साइन स्पेसिफाई नहीं किया, पर हमें पता है नीचे से ऊपर फेंकते तो जी क्या लेना होता है, नेगेटिव। ओके, अच्छा अब जब पत्थर ऊपर पहुंच जाए, फिर से आगे जैसे था ऊपर पहुंच जाएगा, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, 0 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड, क्या ढूंढना है, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितना ऊपर तक जाएगा। तो हमारी भाषा में डिस्टेंस s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, टोटल डिस्टेंस एंड नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। देखो बुक वालों ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि जब वो पत्थर ऑन रीचिंग द ग्राउंड उसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बट जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दे रखे वो अगर हम उसको रिफर करें तो यही सिचुएशन के आधार पर उसका आंसर आता है कि पत्थर फेंका तो है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं पूछा है, वापस आने तक का डिस्टेंस और वापस आएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ऑन रीचिंग द ग्राउंड वर्ड यूज करना चाहिए था, विच इज मिसिंग। बराबर, आई सजेस्ट एनसीईआरटी पीपल टू प्लीज क्लेरिफाई दिस क्वेश्चन और मेक करेक्शंस। चलो फिर से यू ए वी और एस, टी तो है नहीं दूर दूर तक, तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट कैंसल। कौन सा लगेगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बहुत इजी है, एक ही जगह पे -10 वी स्क्वायर 0 स्क्वायर -40 स्क्वायर -20 एस रहो एस -20 इंटू एस
इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 40 इंटू 40 स्क्वायर है, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल, तो s इज इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन 20 बराबर। कटिंग आता है आपको? काटम कुटम भरतनाट्यम, 21 जा 22 जा, तो s इज इक्वल टू 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट इट रीचेस का आंसर क्या है? 80 मीटर। टोटल डिस्टेंस देखो, जाएगा 80 तो आएगा भी 80, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 प्लस 80, 160 मीटर बराबर 6 बराबर 6 बराबर 6। नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जो जगह से छोड़ा है वही जगह पे वापस आ गया, तो उसकी जगह में कोई बदलाव आया नहीं है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 80 माइनस 80 इक्वल टू 0 मीटर बराबर। क्वेश्चन क्लियर है? What is net displacement and total distance covered by the stone? चलो, everything okay? Please copy it down. चलो, question number 16. Calculate the force of gravitation between the earth and sun given that mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg, mass of sun is 2 into 10 raised to 30 kg, the average distance between the two is 1.5 into 10 raised to 11 meters. ध्यान दें, अर्थ सन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूछा है। तो अगर इसका हम मास मान लेते हैं कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, तो गिवन में क्या लिखेंगे? कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 into 10 raised to 24 kg, small m mass of sun 2 into 10 raised to 30 kg, the distance between two is 1.5 into 10 raised to कितना दिया है? 11 मीटर्स बराबर। जी की वैल्यू फिक्स है 6.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। टू फाइंड क्या ढूंढेंगे? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू, दैट इज एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सॉल्यूशन according to universal law of gravitation, F equal to gmm upon d square. Just need to substitute the values. Okay,
sorry for the disturbance, F equal to gmm upon d square. Therefore F equal to 6.7 into 10 raised to minus 11 multiply by mass of the earth 6 into 10 raised to 24 into small m 2 into 10 raised to 30 whole upon 1.5 into 10 raised to 11 the होल स्क्वायर. देखो अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा शांति से आपको सॉल्व करते जाना है. नंबर्स एक तरफ 6.7 ले लिया, 6 इंटू 2 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 12. देखो पावर्स का सिंप्लीफिकेशन 24 प्लस 30 इट इज 54. 54 माइनस 11 कितना हो जाएगा 43. ओके अपॉन 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5 10 रेज टू 11 का स्क्वायर 10 रेज टू 22. ओके चलो अभी भी पावर ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं. 67 का 10 कहाँ जाएगा नीचे तो अपॉन 10 इंटू 10 12 सॉरी 12 बचा है 10 रेज टू 22 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 43 माइनस 22 10 रेज टू 21. ओके कैन आई राइट दिस एज 15 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 10 लिख सकता हूं 10 10 कट 15 इंटू 15 2 2 5 तो 67 इंटू 12 अपॉन 15 इंटू 15 2 2 5 और ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर तो 10 रेज टू 21 इंटू 10 10 मीन्स 10 रेज टू 1. अब ये बोला मत कैसे पावर बनाया 1 तो होता ही है भाई किसी 10 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1. अच्छा अभी आपको क्या करना है 67 इंटू 12 करो 67 into 12 it is 804 upon 225 into 10 raised to कितना हो जाएगा 22. 804 divided by 804 divided by 225 answer is 3.57. तो F equal to 3.57 into 10 raised to 22 watt न्यूटन. तो अर्थ और सन के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 3.57 इंटू 10 रेज टू 22 बहुत बड़ी वैल्यू है. ओके प्लीज कॉपी इट डाउन. Next question number 17th. Mark it as very important. ओके क्यों क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है इजी बट इंपॉर्टेंट है. चलो a stone is allowed to fall from a top of a tower of 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet.
देखो सिचुएशन समझो, सपोज ये बिल्डिंग है, ओके। एक पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका गया और दूसरे पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका गया है। पूछा जा रहा है कब और कहां दोनों पत्थर टकराएंगे। पढ़ो क्वेश्चन। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। ये टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर। बराबर। एक पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। नीचे से एक पत्थर ऊपर भी फेंका है। बराबर। अभी आप बोलोगे दोनों 50 मीटर पे मिलेंगे, ऐसा किसने बोला? नीचे से जोर से फेंका तो नीचे वाला तो फटाफट पहुंचाएगा और ऊपर वाला अभी ज्यादा आया भी नहीं होगा। ये ऊपर वाला फटाफट गिर रहा है, नीचे की कम वेलोसिटी है तो भी अलग जगह पे मिलेंगे। मतलब एग्जैक्टली हाफ द डिस्टेंस पे दोनों मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट टाइम दोनों का ही सेम होगा। क्यों सेम होगा? ऊपर वाला भले धीरे धीरे आ रहा है, 4 सेकंड में आया या 5 सेकंड 10 सेकंड में, नीचे वाले को भी 10 ही सेकंड मिले ना उससे मिलने के लिए। समझ में आया? सपोज आमने सामने दो लोग खड़े हैं, बोला है 1 2 3 रन, दोनों भाग रहे तो एक ज्यादा भागेगा एक कम भागेगा, पर दोनों को टाइम तो कितना मिला? सेम, क्योंकि टकराने वाले हैं। तो ये वाला अगर सपोज मैं फास्ट भागता हूं तो मेरा डिस्टेंस ज्यादा होगा 5 सेकंड में, और वो सामने वाला आता है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, बट दोनों के लिए टाइम क्या है? सेम। आमने सामने भागने को बोला है, ओके। तो टाइम विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। मान लो कि ऊपर वाला पत्थर कवर करता है डिस्टेंस, नाम देता हूं मैं S1, और नीचे वाला पत्थर डिस्टेंस कवर करता है S2, ओके। जब ऊपर वाला पत्थर हाथ में पकड़ा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो U इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, U1 ले लो। जब ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है तो A इक्वल टू G इक्वल टू प्लस होगा, यहां आप लिख लेना जी, टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर 10 से ही मैच होता है, 9.8 से मैच होता नहीं है। बराबर। तो ये सिचुएशन के लिए ऊपर वाले पत्थर के लिए बराबर है, नीचे वाला पत्थर कितनी वेलोसिटी से फेंका है? U2 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। नीचे से ऊपर गया है तो A इक्वल टू G इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों सिचुएशन के लिए क्लियर है? ओके। चलो तो मैं लिखूंगा फॉर स्टोन फॉलिंग डाउनवर्ड्स, बराबर, नीचे गिर रहा है, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S1 U1, T1 नहीं होगा क्योंकि T दोनों के लिए सेम है, ओके। चलो देयरफॉर S1 इक्वल टू 0 इंटू T प्लस 1/2, ए की जगह क्या लगाएंगे? 10 T स्क्वायर। 0 इंटू टी इज 0, कटिंग करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, तो बचेगा क्या? S1 इक्वल टू 5T स्क्वायर डॉट 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 1, ओके। नेक्स्ट, फॉर स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स, जो पत्थर को ऊपर फेंका है, अगेन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर 2 2, बाकी किसी को 2 नहीं मिलेगा, बराबर।
S2 इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी 25t 1/2 माइनस 10t स्क्वायर 2 1 जा 2 5 जा कटिंग हुआ देखना therefore S2 is equal to 25t minus 5t square डॉट 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 2। अच्छा अब यहाँ सवाल है मेरा दोनों पत्थर टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे 100 मीटर हाई बिल्डिंग से फेंका है तो इधर और इधर मिला के कितना हो जाएगा 100 मीटर। एक ज्यादा करेगा तो एक का अगर 60 है तो दूसरे का 40, एक का 80 है तो दूसरे का 20, बट दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो नाउ S1 प्लस S2 इक्वल टू 100। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। S1 क्या था 5t स्क्वायर प्लस S2 क्या था 25t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 100। 5t स्क्वायर कट प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 25t इक्वल टू 100 therefore t equal to 100 upon 25 therefore t equal to 4 seconds। मतलब दोनों पत्थर कितने टाइम के बाद टकराएंगे 4 सेकंड के बाद। अभी इसका सवाल है व्हेन एंड वेयर कहां टकराएंगे तो टाइम 4 सेकेंड्स है ओके। अभी इसकी वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुटिंग t इक्वल टू 4 इन 1 तो S1 इक्वल टू 5t स्क्वायर लिख दो फिर से लिख देते हैं फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर S1 इक्वल टू 5 इंटू t स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर S1 equal to 5 into 16 therefore S1 equal to 80 मीटर। अगर S1 80 है तो S2 कितना होगा यू नो दैट S1 प्लस S2 इक्वल टू 100। S1 आपको मिल गया 80 प्लस S2 equal to 100 therefore S2 equal to 100 minus 80 equal to 20 मीटर। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन बतानी है तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ 80 मीटर पे है या नीचे से ऊपर की तरफ 20 मीटर पर है। दो लोकेशन से आप उसका पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो बराबर। तो आंसर क्या होगा पोजीशन ऑफ स्टोन क्या होगा व्हेन एंड वेयर दे विल मीट आइदर 80 मीटर फ्रॉम टॉप और 20 मीटर फ्रॉम बॉटम बराबर। ये दो जगह आप बता सकते हो जहां पे वो दोनों पत्थर मिलेंगे। क्लियर है। अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन। दो पत्थर है एक को ऊपर से नीचे फेंका एक को नीचे से ऊपर फेंका है। ऊपर वाला पत्थर है हाथ में पकड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नीचे गिर रहा है। S2 नीचे से उसको ऊपर फेंका गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। पूछा है कि कहाँ जाके दोनों पत्थर मिलने वाले बराबर। तो दोनों के लिए S1U1 A लिख दिया है S2U2 A लिख दिया है। सेकंड फॉर्मूला यूज करके दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 मिलके कितना होता है 100। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू तो पता चला 4 सेकंड के बाद दोनों पत्थर मिलने वाले हैं। कहाँ मिलेंगे
तो ऊपर से 80 मीटर पे या नीचे से 20 मीटर पे। क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन, छाप लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Okay, a ball is thrown up vertically, returns to the thrower after 6 seconds. एक बॉल को ऊपर फेंका गया है और फेंकने वाले के पास वो 6 सेकंड में वापस आ जाता है। The velocity, find the velocity which it was thrown up. कितनी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका था। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितनी हाइट तक वो गया पत्थर। एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, वो 4 सेकेंड के बाद वो बॉल की पोजीशन क्या है। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। ओके, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, फेंकने के बाद वो 6 सेकंड में नीचे आता है, तो जाहिर सी बात है आइडियल कंडीशन तो 3 सेकंड उसको जाने में लगे और 3 सेकंड आने में लगे, तो कैन आई राइट टी इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 सेकंड। तो जब वो बॉल मेरे हाथ में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली आपको पूछे विथ व्हाट वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अपवर्ड। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो A इक्वल टू जी इक्वल टू कितना होता है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो पूछा क्या है, विथ व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया था, और कोई डेटा गिवन नहीं। चलो, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको अगर ढूंढनी है तो टी, वी, ए और यू, फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, देयरफॉर 0 इक्वल टू यू प्लस -9.8 इंटू 3, तो u इधर जाएगा तो माइनस यू इक्वल टू -9.8 इंटू 3, मतलब 9 3 ज़ा 27, 8 3 ज़ा 24, या फिर 98 इंटू 3 करो, कितना आएगा 29.4। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट, तो u इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी से फेंका था उसको, 29.4। बराबर, फेंकने का पत्थर, क्या टेंशन है। मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितनी हाइट तक वो जाएगा, इसका थर्ड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लूँ, इट इज़ 18th क्वेश्चन, ये सब तो आप कर लो। नेक्स्ट अगेन सेकेंड फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट मतलब एस इक्वल टू एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो u कितना मिला हमें, 29.4 इंटू 3 प्लस 1/2
ए मतलब -9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो एस इक्वल टू 294 इंटू 3 करो, 4 3 ज़ा 12, 88.2 आएगा बराबर, 2 1 ज़ा 2, 4.9, तो माइनस 4.9 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9, ओके। तो एस इक्वल टू 88.2 माइनस 44.1 मल्टीप्लाई करना, 0.1 आ जाएगा, तो आंसर विल बी एस इक्वल टू सेम है 44.1 मीटर। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा वो पत्थर? 44.1 मीटर तक, ओके। चलो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद वो पत्थर कहाँ है या बॉल कहाँ है? देखो ये बॉल 3 सेकेंड में ऊपर गया, मतलब 4 में से 3 सेकेंड खत्म। अच्छा अभी 1 सेकेंड में वो पत्थर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, बराबर। उसके लिए अलग डेटा होगा, तो ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2 और उसका थर्ड पार्ट ए बी सी कर दिया है, ए बी सी ले लेते हैं। तो ए बी और सी, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो मैं टाइम देखो कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम नीचे से ऊपर जाने का कुछ नहीं निकालेंगे, क्योंकि 4 में से 3 सेकेंड में तो ऊपर जा रहा है। अभी वो ऊपर से नीचे कितना आएगा वो देखेंगे, बराबर। तो टाइम 4 - 3 ले लिया इक्वल टू 1, हाँ क्या ना। तो टाइम 1 सेकेंड। जब पत्थर ऊपर है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो a इक्वल टू जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। चलो क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस s। ये टोटल हाइट का था, ये मैक्सिमम हाइट का था। ये अभी वो पत्थर की पोजीशन 4 सेकेंड के बाद, तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर 0 इंटू 1 प्लस 1/2 9.8 इंटू 1 स्क्वायर। Therefore s is equal to 0 इंटू 1 0, 2 1 ज़ा 2, 4.9, 4.9 इंटू 1 4. देखो अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आया 4.9। टोटल डिस्टेंस, उसका टोटल हाइट कितना था? 44.1। तो यहाँ से नीचे तक का पार्ट कितना होगा? 44.1 माइनस 4.9। तो मैं यहाँ लिखूंगा इट्स पोजीशन फ्रॉम टॉप इक्वल टू 4.9 मीटर। इट्स पोजीशन फ्रॉम बॉटम इक्वल टू 44.1 माइनस 4.9। कितना हो जाएगा? 44.1 माइनस
4.93, 11 minus 9, 2, 3, 13, 13 minus 4, 9, 39.2 इक्वल टू 39.2 मीटर। बराबर। मतलब ये हुआ कि अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी है 4 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड के बाद वो पत्थर ऊपर से देखोगे तो 4.9 मीटर पे होगा, और नीचे से देखोगे तो पत्थर कितने मीटर पे होगा? 39.2। क्लियर है क्वेश्चन? रिपीट करूँ? चलो, एक पत्थर रिटर्न्स टू अ बॉल रिटर्न्स टू अ थ्रोअर, बॉल को फेंका गया है और थ्रोअर मतलब जो फेंकने वाला है उसके पास वापस आ जाता है 6 सेकंड में। तो 3 सेकंड जाने में, 3 सेकंड आने में। बराबर। पूछा है कि कौन सी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका था, तो नीचे से ऊपर की पोजीशन के लिए v0 फाइनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो रुक जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी है, नीचे से ऊपर जाता है तो a नेगेटिव होता है, t 3 सेकंड। तो कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 29.4। कितनी हाइट तक जाएगा? अगेन सेकंड फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सॉल्व कर दो तो 44.1 मीटर हाइट हो जाएगी। और 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन क्या है? तो 4 सेकंड के बाद के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 3 सेकंड जाने के लगे ऊपर, टेल लेने गया। अभी 1 सेकंड में वो पत्थर ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, और ऊपर तो जाएगा नहीं। ओके, तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो 4 में से 3 सेकंड गए तो 1 सेकंड बचा। जब इनिशियल 0 हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो a पॉजिटिव हो जाएगा। पोजीशन आपको मिल गई। क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इजी। चलो, क्या करेंगे अभी? क्या दिया हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि पूछो ही मत। पर ये लोग आपको 1 मार्क में पूछेंगे या ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, 2 मार्क में इसके पूछने के चांस कम है, पूछ भी सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। मास कितना दिया है? 50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर इज 21। 50 ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन डेटा है। बराबर। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। अगर पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या ये जो सब्सटेंस है, जो आपको मास और जिसका वॉल्यूम दिया है, वो उसके ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा? तो पहले हमें इस सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी होगी। फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। चलो, मास कितना दिया है? 50 ग्राम, वॉल्यूम 20 cm क्यूब। 0 0 कट, 5/2। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी हमें मिली 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रूल है कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो तैरे डूब जाएगा, और अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा और सब्सटेंस की कम होगी तो क्या होगा? फ्लोट करेगा। यहाँ सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा हो गई पानी से, तो ये क्या करेगा? डूब जाएगा। लिखेंगे स्टेटमेंट, हियर द डेंसिटी ऑफ substance is
more than the density of water, hence the substance will sink. sink बोले तो डूब जाएगा. છે ને ઇઝી ક્વેશ્ચન. કેટલું માસ આપ્યું છે? 50 ग्राम. वॉल्यूम કેટલું છે? 20 ग्राम. अच्छा, अभी आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वॉल्यूम 50 ग्राम था और मास 20 सेंटीमीटर क्यूब था, पर आप लोग यूनिट से जज करोगे. बराबर. देखो फिर से स्टेटमेंट रीड करते हैं. द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20. मतलब 50 ग्राम के चीज़ का वॉल्यूम, चीज़ मतलब खाने वाला चीज़ नहीं, सब्सटेंस, 50 ग्राम के सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है? 20. यूनिट से जज होगा. जी मतलब मास ही होगा और सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम. सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब भी दे सकते हैं. ओके, तो डेंसिटी निकालनी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर है? लॉक किया जाए. प्लीज कॉपी इट डाउन. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरे साथ. एमाउंट देखो, दूसरा वाला मस्त है मेरे लिए. फिर से आपको जलन होगी. સરને સારું મસ્ત રબ કરીને લખી દેવાનું. હા ભણાવો ને તમે બી આઈ હોશિયારી મારો. ચલો 22 ક્વેશ્ચન. ધ વોલ્યુમ ઓફ 500 ગ્રામ सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब 500 ग्राम के एक पैकेट है, उसका वॉल्यूम कितना है? 350. देखो बदलेगा क्या? 500 ग्राम, ये हो जाएगा 350. बराबर. फॉर्मूला विल बी सेम. 500 अपॉन 350 डिवाइड करोगे 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह क्या आएगा? पैकेट. हेंस द पैकेट विल हेंस द बड़ी समझ. पानी का तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही है, और ये जो पैकेट है उसकी डेंसिटी हमें क्या मिली? 1.428. मतलब पैकेट की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की कम है, इसलिए वो डूब जाएगा. अगर इसका आंसर 1 से छोटा आता तो वो फ्लोट करता. बराबर. बट दोनों ही एग्जाम्पल में 1 से बड़ा आ रहा है. उसी का इंटररिलेटेड क्वेश्चन है. व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट. वो पैकेट ने अपनी जगह बनाने के लिए जो वाटर को डिस्प्लेस किया होगा वो कितना होगा? तो एक स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट. बराबर. मास ऑफ वाटर displaced will be equal to volume of पैकेट. तो पैकेट का वॉल्यूम कितना था? 350. सिर्फ क्या लग जाएगा? मास है इसलिए जी. ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा. बराबर. कि when an object is immersed partially or fully in a liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid displaced by it. पढ़ा है ऐसा कुछ स्टेटमेंट आर्किमिडीज में, चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया हुआ है, आप देख लेना. जो कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर डूबता है वो अपनी जगह बनाने के लिए जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है वो लिक्विड के वेट के बराबर का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट पे लगता है. बराबर.
थियरी यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया है वो यहाँ सॉल्व होता है। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट वाला भी आप देख सकते हो। सारे न्यूमेरिकल्स ईजीएस्ट ऑफ द ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आई हैव गिवन द बेस्ट ऑफ माई पार्ट, बट इफ़ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ मी आइदर ऑफ द वे। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में या लिंक में से आप उसको देख सकते हो। देन विल चैट एंड डिस्कस कि किस तरह से आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। देखने से, सुनने से नहीं आएगा, ये सारी चीज़ लिखने से, प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो जितना हो सके ये सारे न्यूमेरिकल्स को क्वेश्चन पढ़ते जाओ, 2 बार सॉल्व करते जाओ। विद द रिपीटेड प्रैक्टिस आई एम श्योर डेफिनेटली यू विल मेक इट ओवर। ओके, थैंक्स अ लॉट। सिर्फ यहाँ पे 22 चेंज कर देना। ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, नहीं तो પછી એવું થશે સરે એક કર્યો જ નહીં, વિડીયોમાં એક રહી ગયો, બરાબર। વન્સ અગેન થેન્ક્સ અ લોટ, બાય।